This conference will now be recorded. सो अगर हम बात करें वीपीसी की, वीपीसी कहाँ गया यार ये वीपीसी, ये होता है आपका वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। अगर एक नॉर्मल एग्जांपल से हम समझें, लेट्स सपोज ये हमारा एक बैंक है, बैंक ए, और ये हमारा है बैंक बी। अभी क्या है कि अगर मान लो इसको कोई इंटरनेट, कोई आईएसपी इसको सर्विस प्रोवाइड कर रही है ए को, और वही आईएसपी सर्विस प्रोवाइड कर रही है बी को, तो क्या है, क्या होता है कि जो इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी है बैंक ए की, दैट मे बी शेयर विद बैंक बी। मींस अगर कोई हैकर चाहे तो इन दोनों चीजों को हैक कर सकता है, बैंक ए की कॉन्फिडेंशियलिटी को, बैंक बी की कॉन्फिडेंशियलिटी को। क्यों? उसका रीजन ये है क्योंकि इसके पास ये अथॉरिटी होती है कि इन दोनों के इंटरनेट एक्सेस को वो इजिली ट्रैक कर सकता है। बट इन वीपीसी में क्या होता है कि जो भी आपकी सुविधाएं होती हैं, whether it is related to router, it is related to, you can say, router के अलावा हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। if you can go for the switches, sorry, switches हो गया, राउटर हो गया, और आपके हार्ड ड्राइव्स हो गई। ये सारा काम जो आप एक फिजिकल ऑफिस में करते हो, वो सारा का सारा काम एक आप वर्चुअल एटमॉस्फेयर में भी कर सकते हो। मींस जो भी आपने यहाँ पे पैरामीटर सेट किए हैं, लेट्स सपोज आपने राउटर लगाया है, आपने स्विचेस लगाए हैं, हार्ड ड्राइव्स हैं। हार्ड ड्राइव्स हमारी क्यों है? क्योंकि आपको डेटा सेव करना है, और देन प्लस इसके साथ एक तरह से हमने पूरा सर्वर क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो अगर हम एक लैंग्वेज, एक डेफिनेशन की बात करें, तो वीपीसी इज बेसिकली अ वर्चुअल नेटवर्क और a data center inside a AWS for one client। मींस अगर आपका बैंक ऑफ स्कॉटलैंड है, अगर आप मान लो ये आपके बैंक ऑफ स्कॉटलैंड है, उसने क्या किया, एक अपना ओन डेटा सेंटर बनाया, और ये डेटा सेंटर आपका, दैट इज योर डेटा सेंटर, जहां पे आपके सारे स्विचेस, राउटर, ईच एंड एवरीथिंग इज प्लेस्ड। ये आपने बनाया है फॉर द सेफ्टी ऑफ योर बैंक। तो एक स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए, चाहे वो बैंक हो, चाहे आपकी कंपनी हो, जिसमें आप ये चाहते हो कि कोई भी बाहर से बंदा आके उसको यूज ना कर सके, तो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक वर्चुअल क्लाउड हम वहां पे क्रिएट करते हैं, जिसमें सुविधाएं सारी वही होती हैं जो एक नॉर्मल सर्वर की होती है, जहां पे राउटर, स्विचेस और जो भी आपकी डिवाइसेस हैं, ये सारी ऐड होती हैं। लेकिन वो आपका एक पर्सनल होता है, पर्सनल क्लाउड होता है, इसको कोई और यूज नहीं कर सकता है। इनकेस मान लो दीपांग की एक कंपनी है और आस्था की एक कंपनी है, और आस्था चाहती है कि मेरी जो कंपनी है उसका खुद का पर्सनल क्लाउड हो, उस पर कोई और इंटरफेयर ना कर सके, और सेम जो रिक्वायरमेंट है वो दीपांग की है कि मेरे पास एक अपना पर्सनल नेटवर्क हो, जहां पे मेरे राउटर्स हो, मेरे स्विचेस हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वहां पे फिर राउटर का कोई लैग आता हो या फिर स्विचेस का कोई लैग आए या ऐसा कोई भी लैग आए, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन माई ओन कंपनी, कि अगर कोई भी इशू आया तो वो सारा मेरी कंपनी ही झेलेगी। तो वहां पे क्या होता है, एक स्पेसिफिक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड दिया जाता है, इंक्लूडिंग ऑल दीज रिसोर्सेस। ये सारे रिसोर्सेस को आप वहां पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इसको करता हूं, यस। तो यहाँ पे आप पहली लाइन देख सकते हो, वर्चुअल नेटवर्क और डेटा, बीपीसी इज बेसिकली अ वर्चुअल नेटवर्क और डेटा सेंटर इनसाइड एडब्ल्यूएस फॉर अ क्लाइंट। अब अगर आप इस पिक्चर में देखोगे, ये देखो यहाँ पे बाहर मैंने एक एडब्ल्यूएस का पूरा नेटवर्क बनाया है। ठीक है, ये हमारा एडब्ल्यूएस का नेटवर्क है, जितना भी ये ऊपर ऊपर आप देख रहे हो, ये एक रीजन के अंदर, सॉरी, एक रीजन के अंदर ये हमने बनाया हुआ है। ये हमारा एक रीजन है नीचे, आप मुंबई रीजन ले सकते हो कि मुंबई का हमारा रीजन है, जिसमें हमने एडब्ल्यूएस के पूरे पैरामीटर बनाया हुआ है। फिर हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, लॉजिकली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर वर्चुअल नेटवर्क इन एडब्ल्यूएस क्लाउड। मींस जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर एक दीपांग का कंपनी है, उसका एक अपना क्लाउड है, उसमें सारी सर्विसेज चल रही हैं। दूसरी तरफ आस्था का एक क्लाउड है जिसमें सारी सर्विसेज चल रही हैं, और वो दोनों एक दूसरे से लॉजिकली अलग हैं। दो हम वहां पे जो भी सबनेट हम देते हैं,
अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो VPC का एक हमने सबनेट दे रखा है नीचे 10.0.0.16, ये हम दीपांग को भी दे सकते हैं, ठीक है, और ये हम आस्था को भी, आस्था की कंपनी को भी दे सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहेंगे ये एक ही कंपनी में सेम दे दें तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। मींस उसका जो रीजन है वो अलग होगा, दीपांग का, आस्था का रीजन अलग होगा। वहां पे हम सेम CIDR दे सकते हैं, दैट इज योर 10.0.0.16। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसी के अंदर एक और हम VPC क्रिएट कर दें और वो सेम CIDR का हो, तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। और वहां पे जो हम दीपांग की कंपनी को दे रहे हैं VPC का ये ब्लॉक रेंज 10.0.0.0.16, ये हम आस्था को इसलिए दे सकते हैं क्योंकि वो लॉजिकली एक दूसरे से आइसोलेट होते हैं। तो समझ में आ गया ये कि जो भी हमारा ये VPC का हमने इनको सबनेट दिया है वो हम सेम दे सकते हैं, बट डिफरेंट 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 कंपनीज के लिए। VPC की एक VPC के लिए अलग और दूसरे VPC के लिए अलग, लेकिन सेम VPC में सेम सबनेट हम नहीं दे सकते। फिर हम अगर आगे बात करें तो तीसरा पॉइंट है हमारा, मैक्सिमम 5 VPC कैन बी क्रिएटेड एंड 200 सबनेट्स इन 1 VPC। मींस जो हमारा VPC है, और उससे पहले एक चीज बता दूं, VPC जो हमारा होता है, VPC इज बेसिकली, जो आपका ये VPC है, VPC हमेशा एक रीजन के अंदर क्रिएट होता है, ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन के अंदर क्रिएट नहीं होता है। तो ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि VPC आपका कहाँ क्रिएट होता है, तो VPC हमारा एक रीजन के अंदर ही क्रिएट होता है, रीजन स्पेसिफिक होता है। बट जो हमारे सबनेट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे पब्लिक सबनेट है और प्राइवेट सबनेट है, सबनेट हमारे अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर होते हैं। तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, वो कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि जो हमने VPC की आपको ब्लॉक रेंज दी है वो क्या होगी, और उसको हम प्राइवेट सबनेट और पब्लिक सबनेट में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि पब्लिक सबनेट क्या होता है और प्राइवेट सबनेट क्या होता है। और जितनी इसमें चीजें हैं, नेट गेटवे, राउटर, इंटरनेट गेटवे, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि ये होती क्या है। तो जो हमारा VPC है वो एक रीजन के अंदर क्रिएट होता है, मींस योर VPC इज रीजन बेस्ड। अब इसमें तीसरा पॉइंट है, मैक्सिमम 5 VPC कैन बी क्रिएटेड एंड 200 सबनेट्स इन 1 VPC। मतलब एक VPC के अंदर जो हमारी लिमिटेशंस है सबनेट की, वो है हमारी 200। मींस 1 VPC विल क्रिएट 200 सबनेट्स, ठीक है। अब 200 सबनेट अगर हम एक VPC के अंदर क्रिएट कर सकते हैं तो 5 VPC में हमारे कितने हो गए, 1000, ठीक है। 1000 सबनेट हम क्रिएट कर सकते हैं। और किसी भी एक सिंगल रीजन में हाउ मेनी VPC वी कैन क्रिएट, वी कैन क्रिएट 5 VPCs मैक्सिमम। एक रीजन के अंदर आप 5 VPC क्रिएट कर सकते हो, और एक VPC के अंदर आपका जो सबनेट होगा, रुको यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, एक रीजन के अंदर, ये आप लोग नोट कर लेना अगर नोट करना चाहोगे, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर वैसा हो जाएगा। एक रीजन के अंदर आपके VPC होंगे 5। बाय डिफॉल्ट आप ये कर सकते हो, लेकिन इन केस अगर आपको और चाहिए तो आप AWS को रिक्वेस्ट कर सकते हो एंड दे विल गिव यू अनदर थिंग, अनदर VPC। 1 VPC will exist with 1 VPC will create 200 subnets, ठीक है। तो 5 VPC का कितना हो गया आपका, 1000 सबनेट्स, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हमारा था कि मैक्सिमम हम कितने VPC क्रिएट कर सकते हैं, 5, और एक VPC के अंदर हम कितने सबनेट क्रिएट कर सकते हैं, 200। अब मुझे ये बताओ कि कितने लोगों को यही नहीं पता है कि सबनेट होता क्या है। हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो अबाउट द सबनेट। रोहित शुक्ला, रोहित को नहीं पता है कि सबनेट क्या होता है। कंट्रोल A क्या भी डिलीट होगा, नो। और किसको नहीं पता है, रोहित शुक्ला और, शर्माओ मत यार, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। इसको आगे बढ़ा देते हैं। आई ऑल्सो डोंट नो, ठीक है चलो।
सबनेट को देखो एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं हम। आईपी एड्रेस तो पता होगा आप लोगों को कि आईपी एड्रेस क्या होती है। व्हाट इज आईपी एड्रेस? चलो इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि आईपी एड्रेस वगैरह तो ये आपको पता ही होगा, अगर आप एक एमसीए बीसीए या कॉलेज स्टूडेंट भी हो तो इतना आपको पता होगा। तो एक हमारा होता है आईपी एड्रेस, ठीक है। ये आईपी एड्रेस बनता है हमारी दो चीजों से। एक होता है आपका नेटवर्क आइडेंटिफायर, ठीक है, और एक होता है हमारा होस्ट आइडेंटिफायर। अब ये होता है हमारा बिफोर सबनेटिंग, अगर हमने सबनेटिंग नहीं करी है। बट आफ्टर सबनेटिंग ये जो नेटवर्क आइडेंटिफायर है ये तो सेम रहता है, लेकिन होस्ट आइडेंटिफायर को हम दो और ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से पहला आपका होता है सबनेट आइडेंटिफायर और दूसरा आपका होस्ट आइडेंटिफायर। मींस और ब्लॉक्स में ये डिवाइड हो जाता है। अब इसको अगर बहुत ही छोटे, पहले तो इसकी हम जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है वो समझ लेते हैं कि एग्जैक्ट डेफिनेशन इसकी होती क्या है, उससे भी थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली एक सबनेट जो होता है वो एक नेटवर्क के अंदर ही एक एडिशनल नेटवर्क होता है, मींस एक सब नेटवर्क होता है, ठीक है। सब नेटवर्क क्या करता है, आपको थोड़ा और ज्यादा इफिशिएंटली रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। लेट्स सपोज कि आपका एक नेटवर्क ट्रैफिक है, अगर उसको मान लो मुंबई से जाना है, नेटवर्क ट्रैफिक को मुंबई की एक लोकेशन है, या फिर हम दिल्ली ले लेते हैं, दिल्ली से गाजियाबाद जाना है, ठीक है। हमें एक ट्रैफिक भेजा दिल्ली से गाजियाबाद। अब दिल्ली से गाजियाबाद अगर वो ट्रैफिक जाता है वाया मेरठ, अगर अगर मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को पता होगा इतना मेरठ वगैरह कहाँ है, या फिर एक और इससे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज कि लखनऊ से एक हमारा दिल्ली एक मुझे मेल भेजना है दीपांग को। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पोस्ट ऑफिस जाऊंगा, पोस्ट ऑफिस में एक एड्रेस डालूंगा कि भाई एक लखनऊ का पोस्ट ऑफिस है, ये मेरा लखनऊ का पोस्ट ऑफिस है। यहाँ पे मैंने क्या किया, दीपांग के लिए एक लेटर डाला, ठीक है, और ये दीपांक रहता है दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली मुझे ये पहुंचाना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जाऊंगा लखनऊ के पोस्ट ऑफिस, ठीक है। लखनऊ के पोस्ट ऑफिस जाने के बाद एड्रेस डालूंगा मैं दिल्ली के पोस्ट ऑफिस, दिल्ली का जो दीपांक का एड्रेस है, ठीक है। अब वो क्या होगा, यहाँ के पोस्ट ऑफिस से निकल के सबसे पहले वो जाएगा किसके पास, दिल्ली के पोस्ट ऑफिस पे, फिर दिल्ली के पोस्ट ऑफिस से जाएगा दीपांक के घर पे। लेकिन अगर यही काम मैं उल्टा कर दूं, अगर मैं क्या करूं कि जो दीपांक को मुझे भेजना है लेटर वो पहले मैं भेज दूं मुंबई, और मुंबई से आने के बाद वो किसके पास जाएगा, दिल्ली। तो हमारा क्या हुआ कि जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, डिस्ट्रप्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। अब उसमें उतना ही ज्यादा ट्रैफिक लगेगा आने में। अगर जो मैंने भेजा है दीपांक को, अगर मैं वो पहले मुंबई जाएगा, मुंबई से दिल्ली आएगा, तो क्या होगा, टाइम ट्रेवल ज्यादा हो जाएगा, उतना ही लेट पहुंचेगा, ठीक है। लेकिन अगर वही लखनऊ से मैं दिल्ली भेजूं डायरेक्ट, तो वो दीपांक के पास जल्दी पहुंचेगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जितना भी हमारा नेटवर्क है उसको अगर हम शॉर्ट तरीके से पहुंचाएं, जस्ट लाइक अ पोस्टल सर्विस, जो नेटवर्क है हमारा वो मोस्ट इफिशिएंटली काम करेगा जब हमारा मैसेज ट्रेवल करेगा डायरेक्टली जो हमें डेस्टिनेशन पहुंचानी है वहां पे, ठीक है। तो अगर ऐसे अगर मैं तुम्हें इंग्लिश में बताऊं तो हम कह सकते हैं लाइक अ पोस्टल सर्विस नेटवर्क आर मोर efficient when message travels as directly as possible. So when a network receives a data packet from another network, it will sort and route those packets by the subnet so that the packet don't take inefficient route to their destination. फिर अगर हिंदी में बताऊं तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपने अपना कोई मैसेज भेजा तो वो क्या करेगा, नेटवर्क रिसीव करेगा डेटा पैकेट से, दूसरे नेटवर्क से रिसीव करेगा डेटा पैकेट।
फिर वो क्या करेगा, वो शॉर्ट आउट करेगा रूट कि भैया कहाँ पे ये जाना है, तो वो शॉर्टेस्ट रूट वहां से डिफाइन करेगा विद द हेल्प ऑफ सबनेट। समझ गया? तो सबनेट का रोल ये है कि ये आपको सबसे शॉर्टेस्ट पाथ प्रोवाइड करेगा फॉर ट्रेवलिंग टू दी डेस्टिनेशन, ताकि जितना भी हमारा बाकी का झंझट है वो हमारे साथ ना रहे। ऐसा ना हो कि पहले मुंबई ट्रेवल करें, मुंबई से फिर दिल्ली आए। तो सबनेटिंग का काम यही होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, एक बड़े नेटवर्क को छोटे टुकड़े में बांटना, ताकि जो हमारा डेस्टिनेशन के लिए हमने अपना डेटा तैयार किया है वो आसानी से वहां पे पहुंच सके। तो इसको कहते हैं हम सबनेट। तो सबनेट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं होप करता हूं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं वीपीसी में ही। तो वीपीसी का एक और पॉइंट है इसमें, वन वीपीसी क्रिएटेड व्हेन द वीपीसी, व्हेन जब भी हम अपना वीपीसी क्रिएट करते हैं, वी कैन नॉट चेंज द सीआईडीआर ब्लॉक रेंज। इसका मतलब ये है, जो मैंने आपको सीआईडीआर वैल्यू बताई थी, जो नीचे आप देखो लिखी हुई है एग्जांपल में, जो आपकी फोटो बनी हुई है वीपीसी 10.0.0.0/16। ठीक है, ये आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार डिफाइन कर दी है तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, फिर वो एक मेन स्ट्रीम बन जाती है, इसलिए वो बाद में चेंज नहीं होती। फिर आपको बहुत सारे लोगों को जिनको सीआईडीआर नहीं पता होगा, तो सीआईडीआर बेसिकली होता है तुम्हारा क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। ठीक है, ये हम बेसिकली ये मेथड हम यूज करते हैं आईपी एड्रेस एलोकेट करने के लिए और आईपी की राउटिंग के लिए। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ब्रॉड उसमें है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक, अगर आपको सिंपल से ये जानना हो, मान लो इनके हिसाब से कोई पूछ दे व्हाट इज सीआईडीआर, तो सीआईडीआर इज बेसिकली अ सेट ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आईपी, जो आईपी बार बार बोलते हो, ये एक सेट ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है दैट इज यूज्ड टू क्रिएट अ यूनिक आइडेंटिफायर्स फॉर नेटवर्क। जो नेटवर्क होता है उनके यूनिक आइडेंटिफायर, एज ए यूनिक आइडेंटिफायर ये यूज होता है। तो क्या करता है कि आईपी एड्रेस अलाउ करता है पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पैकेट्स को सेंड करने के लिए ऑन अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंप्यूटर। तो किसी भी स्पेसिफिक कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन पैकेट सेंड करने के लिए ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है आपको, उसी को हम बोलते हैं सीआईडीआर। तो जब भी आप सीआईडीआर क्रिएट करोगे, पीछे शायद कुछ पार्ट छूट गया है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक इंपॉर्टेंट चीज पीछे छूट गई थी। हाँ, कुछ नहीं, 3 पॉइंट छूट गए थे। थोड़ा इस पे ध्यान देते रहना, मैं एकदम से आगे बढ़ जाता हूँ तो आप लोग ध्यान देना कि कुछ पॉइंट छूट ना जाए। फिर इसमें एक ऑप्शन था, मैक्सिमम 5 इलास्टिक आईपी कैन बी एलोकेटेड। ठीक है, जब आप एक वीपीसी क्रिएट करोगे, ठीक है, उस वीपीसी के अंदर आप 5 इलास्टिक आईपी एलोकेट कर सकते हो। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर इलास्टिक आईपी क्या होती है? देखो, इलास्टिक आईपी और नॉर्मल आईपी में डिफरेंस ये है कि जो आपकी नॉर्मल आईपी होती है, वो जैसे ही आप अपना EC2 लॉन्च करके जैसे ही छोड़ोगे, जब उसको टर्मिनेट कर दोगे, तो आपको दोबारा लॉन्च करने पे एक दूसरी आईपी एड्रेस मिलेगी। ठीक है, मींस जितनी बार अपना आप सर्वर बंद करोगे, उसके बाद सर्वर जब दोबारा ओपन करोगे, तो हर बार एक आपको नई आईपी एड्रेस मिलेगी। तो वो होती है यहाँ पे एक नॉर्मल आईपी एड्रेस। बट इलास्टिक आईपी में क्या होता है कि हम एक फिक्स आईपी एड्रेस बना देते हैं कि लेट्स सपोज मुझे 10.0.0.1 की बना दी मैंने, तो मुझे स्पेसिफिकली जितनी बार भी आप चाहो आपको सेम ही आईपी एड्रेस मिलेगी। तो ये डिफरेंस होता है कि जो नॉर्मल आईपी एड्रेस होता है आपका, वो आप जैसे ही टर्मिनेट करोगे EC2 इंस्टेंस, वो आपकी चेंज हो जाएगी। बट इलास्टिक आईपी में ऐसा नहीं होता है, इलास्टिक आईपी आपकी हमेशा सेम रहेगी। Once we create VPC, DHCP, NACL and security group will be automatically created. इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपने एक VPC क्रिएट किया, तो उसमें आपकी 3 चीजें ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगी बाय डिफॉल्ट, वो आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जिसमें से पहला है आपका DHCP। DHCP होता है आपका डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। DHCP पता है आप लोगों को क्या होता है? DHCP नो सर, अच्छा, नहीं देखो पता। DHCP क्या होता है,
जब आपने कभी देखा होगा कि आपके घर में एक राउटर है, ठीक है, उस राउटर से आपको कभी भी आईपी एड्रेस उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आपने अपना मान लो लैपटॉप कनेक्ट किया, ठीक है, या फिर आपने अपना फोन कनेक्ट किया, तो हमें उसको स्पेसिफिकली आईपी देने की जरूरत नहीं होती है। डायरेक्टली आपको राउटर ही आपका आईपी प्रोवाइड कर देता है। तो वो जो होता है असाइनमेंट आईपी एड्रेस का, वो होता है आपका डीएससीपी, कि जो भी राउटर है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को अगर आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड टोटल डीएससीपी। अगर आप डेफिनेशन की बात करो तो डीएससीपी इज बेसिकली अ नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल that is used to automate the process of configuring device on IP networks, right, which allowing them to use network services like DNS, NTP और बहुत सारी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होती हैं, वो यूज होती हैं। हिंदी में बात करो तो हिंदी में हम कह सकते हैं कि डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल एक नेटवर्क मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल है जो यूज होता है हमारी नेटवर्क डिवाइसेस को आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कराने के लिए। ठीक है, आप कभी भी देखना, अगर आप अपने फोन में आईपी एड्रेस देखो, आप अपने लैपटॉप में आईपी एड्रेस देखो, आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखेगी। सेम राउटर से कनेक्ट होता है आपका आईपी, लेकिन आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखेगी, क्योंकि सेम डिवाइसेस पे आप जैसे मतलब डिफरेंट डिवाइसेस पे सेम आईपी एड्रेस आपका नहीं हो सकता। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मान लो हमारे पास 5 कंप्यूटर हैं और हमने एक राउटर से सबको कनेक्ट कर रखा है, तो क्या आईपी एड्रेस सेम होगा? तो आईपी एड्रेस कभी भी सेम नहीं होगा। तो बेसिकली DSCP is a protocol that provides quick, automatic and central management for the distribution of IP address within a network। एक नेटवर्क के अंदर ऑटोमेटिकली और क्विक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने का जो प्रोसेस होता है या प्रोटोकॉल होता है, उसको हम कहते हैं डीएससीपी। अब डीएससीपी समझ में आ गया? आ गया सर। हाँ, अब डीएससीपी अगर मान लो थोड़ा सा और इलेबोरेट कर लेते हैं इसको। डीएससीपी के अगर कोई पूछे कि आप मुझे बताओ कि अच्छा डीएससीपी चलता कैसे, ठीक है, तो बेसिकली डीएससीपी एक प्रोसेस पे चलता है दैट इज कॉल्ड डोरा प्रोसेस। ठीक है, जिसमें 4 फेज होते हैं। पहला फेज होगा आपका सर्वर की डिस्कवरी, सर्वर डिस्कवर करेगा आपका आईपी, देन आईपी लीज ऑफर, फिर वो आईपी आपको ऑफर करेगा। फिर क्या होगा तीसरी साइड में? आईपी लीज रिक्वेस्ट, आईपी की रिक्वेस्ट जनरेट होगी। ठीक है, फिर आईपी लीज एक्नॉलेजमेंट, फिर उसी आईपी का एक्नॉलेजमेंट होगा। तो ये होता है आपका दोहरा प्रोसेस। तो अगर आप थोड़ा इसको डिटेल में जाओगे तो आपको डिटेल में और अच्छे से समझ में आएगा। ये बेसिकली 4 स्टेप्स का ही प्रोसेस होता है, जिसमें हम पहले में क्या करते हैं? सर्वर डिस्कवरी, दूसरे में हम क्या करते हैं? आईपी लीज ऑफर, तीसरे में आईपी लीज रिक्वेस्ट और चौथे में आईपी लीज एक्नॉलेजमेंट। छोटा सा एक प्रोसेस होता है, लेकिन नॉर्मली लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं इंटरव्यू में भी कि भाई व्हाट इज डोरा प्रोसेस। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक बार पढ़ के देखना, आपको बुक्स में ही मिल जाएगा। इन केस अगर नहीं आता है तो कल मुझे डे स्टार्टिंग में बताना, मैं आपको तुरंत ना उसको समझा दूंगा। तो अभी हम इसमें ही आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर है इसमें चौथा पॉइंट था हमारा, कहाँ तक थे हम? 5वें पॉइंट पे। तो वंस वी क्रिएट VPC DSCP, NACL एंड सिक्योरिटी ग्रुप विल बी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। NACL होता है आपका नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, ये आपका नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है कि आप डिसाइड करते हो कि आपका जो राउट है, मतलब आपका जितना भी डेटा पैकेट्स है जो निकल रहे हैं एक एंड से दूसरे एंड पे, वो किस तरह से जाएंगे। तो दैट इज डिसाइडेड बाय NACL। NACL कंट्रोल करता है आपके पूरे नेटवर्क के राउट को। फिर लास्ट पॉइंट हमारा, VPC कैन नॉट बी एक्सटेंड बिटवीन द रीजन्स। तो इसका मतलब ये है कि एक रीजन के अंदर आप अगर VPC एक्सटेंड करना चाहते हो, मतलब 2 रीजन से अगर आप चाहते हो कि आपस में कम्युनिकेट कर ले, तो उसका एक प्रोसेस होता है, लेकिन लॉजिकली वो एक दूसरे से आइसोलेटेड होते हैं। सो लेट्स सपोज इफ यू वांट टू कनेक्ट one VPC to another person's VPC, then you need to create secondary CIDR for peering। मीन्स अगर आपको मान लो एक आस्था का VPC है और दूसरा दीपांग का VPC है,
आप क्या चाहते हैं, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि CIDR जो थी 10.0.0.0/16 यही दीपांक ने ले रखी है और सेम CIDR वैल्यू आस्था ने ले रखी है, तो ये आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मान लो कि दोनों की CIDR सेम है, क्योंकि एक दूसरे को पता तो होता नहीं है कि उसने क्या CIDR दिया है, उसने क्या CIDR दिया, तब उस टाइम पे हम ये कर सकते हैं कि इसमें एक सेकेंडरी CIDR बना देंगे। उसका ऑप्शन होता है, मैं आपको प्रैक्टिकल्स में दिखाऊंगा भी, उसमें एक ऑप्शन होता है सेकेंडरी CIDR बनाने का। फिर वो सेकेंडरी CIDR जब आपकी बन जाती है, फिर उसको हम बनाते हैं प्राइमरी, क्योंकि कनेक्ट आपके प्राइमरी CIDR से ही होंगे दोनों। कंफ्यूजिंग तो नहीं है? लेट्स सपोज कि आस्था का और दीपांक का सेम CIDR है 10.0.0.0/16 दोनों का है। ठीक है, लेकिन अब क्या करना है, दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। आपस में कनेक्ट करने के लिए हम कराते हैं VPC पेयरिंग। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा VPC पेयरिंग होता क्या है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि सेम सबनेट के सेम CIDR ब्लॉक के VPC आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, चाहे तो आस्था का VPC चेंज जो CIDR है वो चेंज करेंगे, नहीं तो दीपांक का CIDR चेंज करेंगे। फिर हम सेकेंड CIDR बनाएंगे, उसको फिर हम बाद में प्राइमरी करेंगे, फिर आपस में इन दोनों की VPC पेयरिंग कराएंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजिंग तो नहीं है? आप मुझे बताओ, नहीं तो फिर मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँ इसको। चल फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, so once the VPC created we cannot change the CIDR block range। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक बार CIDR ब्लॉक रेंज हमारा अगर एक बार VPC क्रिएट हो गया तो उसके बाद हम CIDR ब्लॉक रेंज नहीं चेंज कर सकते। ऑप्शन होता है हमारे पास, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट की अगर हम बात करें तो बाय डिफॉल्ट में हम CIDR ब्लॉक रेंज नहीं चेंज कर सकते हैं। वैल्यू सबनेट हम अपना चेंज कर सकते हैं, लेकिन CIDR ब्लॉक रेंज हम नहीं चेंज कर सकते हैं। फिर हम बात करें इफ यू नीड डिफरेंट CIDR साइज क्रिएट अ न्यू VPC। अगर आपको मान लो दूसरा चाहिए, इन केस पहला वाला तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इन केस हमको अगर दूसरा चाहिए तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरा VPC ही क्रिएट करना पड़ेगा। समझ गए? तो पूरा का पूरा VPC हमको चेंज करना पड़ेगा अगर हमको CIDR ब्लॉक रेंज करनी है। डिफरेंट सबनेट्स विद इन अ VPC आर नॉट VPC कैन नॉट बी ओवरलैप। ये मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंट डिफरेंट सबनेट्स होते हैं, अगर VPC के अंदर वो आपको ओवरलैप नहीं कर सकते। अब यहाँ देखो, अवेलेबिलिटी जोन A है, अवेलेबिलिटी जोन B, दो अवेलेबिलिटी जोन बनाए हैं। एक में मैंने पब्लिक सबनेट दे रखा है, एक में मैंने प्राइवेट सबनेट दे रखा है। प्राइवेट सबनेट की अगर आप IP देखोगे तो दैट इज 10.0.1.0/24, और ऊपर जो मैंने दे रखा है पब्लिक सबनेट में दैट इज 10.0.0.0/24। डिफरेंस नजर आ रहा है? नीचे है 10.0.1 और ऊपर है 10.0.0.0/24। अगर सबनेटिंग आपको आती है तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये यहाँ पे देखो, आपका ये जो वैल्यू है ये है आपके 24 मीन्स 8 बिट इसके, 8 बिट इसके, 8 बिट इसके, तुम्हारे हो गए 24। सेम नीचे आया 8 बिट इसके, 8 बिट इसके, 8 बिट इसके। अब मैंने यहाँ क्या लिख रखा है, डिफरेंट सबनेट विद इन अ VPC कैन नॉट बी ओवरलैप। तो अगर आपको सबनेटिंग की नॉलेज है तभी आप बता सकते हो कि ये दोनों सेम नेटवर्क के नहीं है। सेम नेटवर्क के कब होते? जब ऊपर भी हमारा 10.0 डिफरेंट कुछ होता .0। ठीक है, लेकिन अभी ये सेम उसके नहीं है। तो हमारा एक हमने पब्लिक सबनेट दिया, एक हमने प्राइवेट सबनेट दिया। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर पब्लिक सबनेट क्या होता है और प्राइवेट सबनेट क्या होता है। देखो, पब्लिक सबनेट वो होता है जिसके थ्रू आप इंटरनेट पर जा सकते हो। यहाँ पे आप देखो, जो मैंने कनेक्ट करके रखा हुआ है ये पब्लिक सबनेट आपका डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड है। इस राउटर पे आया, ये हमारा इम्प्लाइड राउटर है। मैं आपको बताऊंगा इम्प्लाइड राउटर क्या होता है। ये हमारा इम्प्लाइड राउटर है, एक तरह से वर्चुअल राउटर है। ठीक है,
तो जो हमारा पब्लिक सबनेट है वो डायरेक्टली हमारे इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट होता है, ये है हमारा इंटरनेट गेटवे, और ये जाता है डायरेक्ट इंटरनेट पे, इंटरनेट। लेकिन यहाँ पे आप कहोगे सर ये तो आपने नीचे से भी लाइन जोड़ रखी है, ये जो जा रही है, लेकिन ये होता नहीं है, ये हमारा वर्चुअल होता है। इंटरनेट पे जाने के लिए हम यूज करते हैं नेट गेटवे फॉर द प्राइवेट सबनेट। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम कैसे इंटरनेट पे ले जाते हैं। तो दो चीजें हैं हमारी, एक प्राइवेट सबनेट, एक पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट और एक पब्लिक सबनेट। तो पब्लिक सबनेट में क्या होता है हमारा कि जो ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक इज बेसिकली राउटेड टू अ इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे पे हमारा ट्रैफिक जा सकता है, तो वो कहलाता है हमारा पब्लिक सबनेट। जिसमें हमारा ट्रैफिक इंटरनेट गेटवे पे नहीं जा सकता है, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट सबनेट। ठीक है। सो अगर आपको इंस्टेंस, आप ये मान लो कि इफ यू वांट योर इंस्टेंस इन अ पब्लिक सबनेट, ठीक है, तो जो आपको कम्युनिकेट करवाना है एक प्राइवेट सबनेट से, तो वहां पे हम एक नेट गेटवे या फिर एक एडिशनल राउटर यूज करते हैं, जिसके थ्रू वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगा आगे कि वो किस तरह से हम कम्युनिकेशन अगर चाहते हैं अवेलेबिलिटी जोन ए और अवेलेबिलिटी जोन बी का, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। फिर हमारा चौथा पॉइंट आता है, कैन एक्सपेंड वीपीसी सीआईडीआर बाय एडिंग न्यू और एक्स्ट्रा आईपी एड्रेस रेंजेस एक्सपेक्ट गवर्नमेंट क्लाउड एंड AWS चाइना। मींस अगर हमें CIDR एक्सपेंड करना है, ठीक है, और उसमें हमें नई आईपी एड्रेस डालनी है, तो हम उसमें वो आईपी एड्रेस भी डाल सकते हैं एडिशनल वाली, और हम उसमें CIDR ब्लॉक रेंज भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन दो चीजें नहीं हो सकती। अगर आपका गवर्नमेंट क्लाउड है, गवर्नमेंट का अगर VPC है, तो हम उसमें नहीं कर सकते हैं, और AWS चाइना, ये सिर्फ दो जगहें ऐसी हैं जहां पे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। प्लस इसमें देखो एक पॉइंट आया है कि हम ऐड कर सकते हैं न्यू और एक्स्ट्रा आईपी एड्रेस एक ब्लॉक रेंज की। ठीक है, तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितनी कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास एक, इसमें मैं एक पेज और ऐड करता हूं, फिर मैं बताता हूं आपको एग्जांपल से। न्यू स्लाइड, लेट्स सपोज कि आपके पास एक सबनेट है, जो सबनेट मैंने यहीं पे लगाया है, मैं उसी में दिखा दूं। तो उसमें आपसे पूछ सकता है कि कितनी आईपी आप कर सकते हो। सबनेटिंग का छोटा सा एग्जांपल है, लेट्स डू इट। कि अगर हम एक सबनेट है हमारा 10.0.0.0/16 का, ठीक है। तो अब हम इसमें टोटल नंबर ऑफ जो आईपीज हैं वो हम कितनी प्रोवाइड कर सकते हैं, 65,536। ये टोटल होती हैं हमारे पास इस ब्लॉक रेंज में टोटल नंबर ऑफ आईपीज। लेकिन इन आईपीज में से AWS में हम 5 आईपीज नहीं यूज कर सकते। क्यों? जिसमें से पहला आपका 10.0.0.0 जो होता है वो होता है आपका नेटवर्क के लिए। ठीक है, तो ये हमारी यूज नहीं हो सकती है। दूसरा होता है हमारा 10.0.0.1, ये होता है आपका AWS के VPC राउटर के लिए, जो कि बाय डिफॉल्ट उठा लेता है। तीसरा होता है हमारा 10.0.0.2 के लिए, ये होता है आपका जो AWS है उसके DNS सर्वर के लिए, चलता क्यों नहीं है ये सर्वर। फिर एक आती है हमारी 10.0.0.3, ये होती है हमारी फ्यूचर यूज के लिए, कि एक हम रख लेते हैं फ्यूचर यूज के लिए कि इनकेस कहीं जरूरत पड़ जाए। 10.0.0.255, एक ये होती है हमारी ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, तो अब इसमें से अगर कोई पूछ दे कि अगर मान लो आपकी कोई ब्लॉक रेंज /16 की है, तो नंबर ऑफ आईपीज होती हैं उसमें 65536।
तो इसमें से हम कितनी आईपीज AWS को एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इसमें से आप माइनस कर दो 5, तो दैट विल कम्स अराउंड 65531। सिर्फ इतनी ही हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर मान लो /24 का है तो आप उसमें नंबर ऑफ आईपीज निकालो, उसमें से -5 कर दो। /8 का है, नंबर ऑफ आईपीज निकालो और उसमें से -5 कर दो, क्योंकि 5 हम इसके लिए यूज करते हैं। पहली हमारी नेटवर्क एड्रेस के लिए यूज होती है, दूसरा वीपीसी के लिए यूज होती है, तीसरा AWS के DNS सर्वर के लिए, चौथी फ्यूचर यूज के लिए, और जो लास्ट वाली होती है वो ब्रॉडकास्ट के लिए। ठीक है, तो कभी भी अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे इंटरव्यूअर कि मान लो ऐसे नॉर्मली कह दे कि हमारे पास 100 आईपीज हैं मान लो किसी एड्रेस की, तो हम उसमें से कितनी यूज कर सकते हैं, तो आपको उसमें से सीधी सीधी 5 घटा देनी है। 5 पूछे कौन कौन सी, तो कह देना सर पहली नेटवर्क एड्रेस वाली होती है वो हम नहीं यूज कर सकते, दूसरी AWS VPC राउटर के लिए होती है वो नहीं यूज कर सकते, तीसरी हमारे पास DNS सर्वर के लिए होती है हम वो नहीं यूज कर सकते, और चौथी हमारी फ्यूचर यूज के लिए होती है वो नहीं यूज कर सकते, और पांचवी और आखिरी जो हमारी ब्रॉडकास्ट होती है वो हम नहीं यूज कर सकते। तो 5 हमेशा उसमें से घटा देना। फिर हम आते हैं पीछे। अब हम देखते हैं कि VPC के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है हमारा इम्प्लाइड राउटर, ठीक है, जिसको या फिर राउटिंग टेबल उसमें और होता है। पहला कंपोनेंट है इम्प्लाइड राउटर एंड राउटिंग टेबल। ये देखो मैंने साइड में यहाँ पे राउटिंग टेबल बना रखी है, अगर आपको दिख रहा हो एकदम, ये कहाँ तक जाएगा, ये राउटिंग टेबल बना रखी है। कैसे बनती है अभी मैं आपको बताऊंगा। फिर आगे जो दूसरा है वो है इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे मैंने आपको दिखा दिया, वो देखो राइट साइड में इंटरनेट गेटवे भी है। सॉरी यार, मुझे ये थोड़ा ये वाला ना अभी आइडिया नहीं है कैसे, मैंने ले तो लिया है, ये पेन वेन चलता नहीं मुझसे। इंटरनेट गेटवे, फिर हमारा सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप्स का तो हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। सिक्योरिटी ग्रुप फिर भी मैं आपको बता दूंगा। नेटवर्क ACL, ठीक है, इसमें हम कंट्रोल करेंगे कि हमारा नेटवर्क किधर ट्रैफिक जाएगा। और चौथा और वो पांचवा होता है हमारा पियरिंग कनेक्टर्स, ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे पियरिंग कनेक्टर्स क्या होते हैं। अब कोई आपसे पूछ ले, लेट्स सपोज कि जो VPC तो आपको पता है कि VPC क्या होता है, लेकिन मुझे ये बताओ कि VPC कितने तरीके का होता है। तो VPC 2 तरीके का होता है। पहला होता है कि डिफॉल्ट VPC जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, ठीक है। अगर मैं आपको उसमें शो करूं VPC में, मैनेजमेंट में गए, EC2 में गए, इसमें ऑप्शन आता है नेटवर्क एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, नेटवर्क कंटेंट VPC। देखो अभी मुंबई लोकेशन में नंबर ऑफ VPC बाय डिफॉल्ट कितना है 1, ठीक है, और सबनेट्स कितने हैं 3 सबनेट्स क्यों है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ रीजन्स कितने हैं, तो अवेलेबिलिटी जोन्स कितने हैं 3। जितने अवेलेबिलिटी जोन होंगे बाय डिफॉल्ट उतने सबनेट होंगे, और एक राउटिंग टेबल होगी, ठीक है, एक इंटरनेट गेटवे होगा। तो यहाँ देखो VPC नंबर ऑफ, अगर हम मान लो आपसे कोई पूछ ले कि हमारे पास एक रीजन है जिसके अंदर 6 अवेलेबिलिटी जोन है, अब आप मुझे बताओ, तो उसमें कहना सर VPC बाय डिफॉल्ट 1 होगा, सबनेट बाय डिफॉल्ट 6 होंगे, क्योंकि उसमें अवेलेबिलिटी जोन 6 है। एक बाय डिफॉल्ट राउटिंग टेबल होगी और एक आपका इंटरनेट गेटवे होगा। ये देखो मैंने स्टार्टिंग में तुमको बताया भी था, अगर तुमको याद हो, कि जैसे ही आप VPC क्रिएट करोगे, as soon as you create the VPC, you will get by default 4 things, that is your, यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो DHCP, NACL और सिक्योरिटी ग्रुप, बाय डिफॉल्ट ये सारा आपका क्रिएट हो जाएगा, वही है वो सारी बाय डिफॉल्ट चीजें, ठीक है। तो 2 तरीके का हो गया VPC। पहला VPC हमारा हो गया डिफॉल्ट, दूसरा हो गया कस्टम। तो डिफॉल्ट VPC क्या होता है, डिफॉल्ट VPC क्या जो होता है, जैसे ही आप एक AWS अकाउंट क्रिएट करोगे, बाय डिफॉल्ट आपको एक AWS के रीजन के अंदर, जो जैसे मुंबई में किया तो मुंबई में आपको बाय डिफॉल्ट मिल गया, जो मैंने आपको शो कर दिया, हैज डिफॉल्ट CIDR सिक्योरिटी ग्रुप NACL राउट टेबल सेटिंग्स, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। उसमें राउट टेबल थी, इंटरनेट गेटवे था, उसी के अंदर ये हमारा ये सारा बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो चुका होता। कस्टम VPC में क्या होता है कि हम खुद क्रिएट करते हैं VPC। अभी मैं आपको क्रिएट भी करके दिखाऊंगा, हम खुद VPC क्रिएट करते हैं, उसकी CIDR ब्लॉक रेंज भी हम खुद ही डिसाइड करते हैं।
सिक्योरिटी ग्रुप उसमें बाय डिफॉल्ट होता है, राउट टेबल भी बाय डिफॉल्ट होती है, लेकिन हम उसको भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कस्टम वीपीसी में हमारा इंटरनेट गेटवे नहीं होता है, इंटरनेट गेटवे हमको उसमें एडिशनली लगाना पड़ता है। अब बात करें इम्प्लाइड राउटर की, वो राउटर जो मैंने आपको बताया था वर्चुअल होता है। तो बेसिकली क्या है कि देखो अवेलेबिलिटी जोन ए है और अवेलेबिलिटी जोन बी है। अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट कराना है, तो उसको कनेक्ट कराने के लिए अवेलेबिलिटी जोन ए को अवेलेबिलिटी जोन बी को आपस में कनेक्ट कराने के लिए एक राउटर होता है जो सेंट्रलाइज्ड प्लेस होता है, उसको हम कहते हैं इम्प्लाइड राउटर। ठीक है, जो आपका पब्लिक सबनेट है वो नेट गेटवे से कनेक्टेड होके नीचे राउटर में करता है, लेकिन नेट गेटवे का अब रोल आपको समझ में आएगा कि नेट गेटवे बेसिकली यूज क्या होता है। नेट गेटवे आपका परमानेंटली पब्लिक सबनेट में होगा, लेकिन वो यूज होगा आपके प्राइवेट सबनेट के लिए। मींस जब भी हमको प्राइवेट सबनेट को इंटरनेट पे ले जाना होगा तब तब हमें नेट गेटवे की जरूरत पड़ेगी। तो दैट इज व्हाई वी यूज नेट गेटवे। ठीक है, तो नेट गेटवे का काम क्या हुआ कि जो प्राइवेट सबनेट है उसको इंटरनेट तक ले जाना, लेकिन वो प्लेस हमेशा होगा पब्लिक सबनेट के साथ। ये क्वेश्चन है जो नॉर्मली पूछा जा सकता है आपसे। और जो हमारा ये टोटल वीपीसी है, ठीक है, ये प्लेस होगा बिटवीन दी रीजन के अंदर। तो रीजन के अंदर हमारा वीपीसी होगा, उस रीजन के अंदर हमारे दो अवेलेबिलिटी जोन होंगे, जिसमें एक में पब्लिक सबनेट होगा, एक में प्राइवेट सबनेट होगा। उन दोनों उसमें पब्लिक सबनेट के साथ आपका नेट गेटवे होगा। वो नेट गेटवे आपका यूज होगा प्राइवेट सबनेट को इंटरनेट पे ले जाने के लिए, और उन बोथ पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट को जो कि डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में है उनको कनेक्ट कराने के लिए जिस राउटर की हमें जरूरत होती है उसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड राउटर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सीधा सा कॉन्सेप्ट कि इम्प्लाइड राउटर होता क्या है। अब क्या होता है कि देखो इसमें राउट टेबल बनी हुई है, साइड में एक कस्टम राउट टेबल है और एक है तुम्हारा मेन राउट टेबल। कस्टम राउट टेबल और मेन राउट टेबल का मतलब ये होता है कि जैसे ही आपने एक अपना वीपीसी क्रिएट किया, वो बाय डिफॉल्ट एक राउट टेबल क्रिएट कर देगा कि भैया यहाँ का जो आपका रूट है वो ये होगा। अब जैसे मैंने ऊपर लिख रखा है 10.0.0.0/16, आगे लिखा हुआ है लोकल, नीचे भी लिखा हुआ है 10.0.0.0/16 लोकल। मैंने एक रूट डिफाइन कर दिया है कि हमारे जितना भी पैकेट्स जाएंगे वो इस स्पेसिफिक रूट से होके जाएंगे। दैट्स वाई वहां पे लिखा हुआ है लोकल। अब ऊपर देखो लिखा हुआ है IGW, अगर ये चले IGWID, इसका मतलब होता है इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे के लिए हमने आईपी क्या दे रखी है 0.0.0.0.0/0। इसका मतलब क्या होता है कि ये सीधा का सीधा आपका जाएगा कहाँ पे, इंटरनेट पे। इसको लिखने की कोशिश करता हूँ, देखो इंटरनेट पे। ठीक है, और ये वाला जो हमने दे रखा है ये बाद में क्रिएट होता है, ये स्टार्टिंग में नहीं होता है। नीचे वाला जो है आपका ये स्टार्टिंग में नहीं होता है, इसको हम कस्टमाइज करके करवा देते हैं बाद में, ताकि जो ये आपका प्राइवेट सबनेट है वो कनेक्ट हो जाए और सीधा चला जाए इंटरनेट पे। फिर तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट लिखा है अप टू 200 राउटिंग टेबल पर वीपीसी। एक वीपीसी के अंदर आप 200 राउट टेबल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उस राउट टेबल के अंदर आप सिर्फ 50 राउट की एंट्री डाल सकते हो। मींस आपके पास टोटल नंबर ऑफ रूट कितने हो गए 1000 आपके पास रूट हो सकते हैं। ईच सबनेट मस्ट एसोसिएट विद ओनली वन टेबल एट अ गिवन टाइम। एक बार में एक सबनेट स्पेसिफिकली एक ही रूट के लिए होगा। मींस आप सेम सबनेट को डिफरेंट डिफरेंट जो है उस पे नहीं यूज कर सकते हो। जैसे कि आपने एक सबनेट उठाया 10.0.1.0, तो ये सिर्फ स्पेसिफिकली प्राइवेट सबनेट के लिए ही रहेगा, उसको आप पब्लिक सबनेट पे नहीं डाल सकते। इसीलिए देखो आप यहाँ पे पब्लिक सबनेट हमारा डिफरेंट है और प्राइवेट सबनेट डिफरेंट है। If subnet is not associated with the route table, it will take automatically the by default route table। जो हमारी by default route table होती है, अगर आपने किसी भी सबनेट को रूट नहीं दिया है तो वो ऑटोमेटिकली जो उसका बाय डिफॉल्ट रूट होता है वो उठा लेगा। अब गाइस मुझे पता है कि बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया है, बहुत लोगों को समझ में नहीं भी आया होगा। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको समझ में नहीं आया है?
नो सर कुछ आ ही नहीं रहा है। नो सर, यस सर। चलो मैं आपको एक वीपीसी क्रिएट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है योर वीपीसी का, ठीक है। अब यहाँ पे एक डिफॉल्ट अवेलेबल है, ये मैंने आपको बताया था। अगर आप इस पे क्लिक करोगे, एक मिनट, किसी का मैसेज तो नहीं आया अभी। चलो, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे और इसको ऊपर लेके जाओगे, यहाँ पे आपको कुछ डिटेल शो हो जाएंगी। देखो बाय डिफॉल्ट CIDR आ गई, ठीक है, और वीपीसी की आईडी क्रिएट होगी। ये देखो बाय डिफॉल्ट आ गई, हमने जो आप नॉर्मली मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि अगर आप करोगे तो बाय डिफॉल्ट CIDR हो जाएगा। लेट्स सपोज हम करते हैं अपना CIDR क्रिएट CIDR, और यहाँ पे हम डालते हैं नेम टैग में डाल लूँ मान माई वीपीसी, ठीक है, इसी को अटैच कर दो इसमें, माई वीपीसी। अब यहाँ पे मांग रहा है IPv4 ब्लॉक रेंज, तो ब्लॉक रेंज हमने क्या डाली थी रीजन में 10.0.0.0/16, ठीक है। अब नीचे इसमें ऑप्शन आ रहा है नो IPv6, क्योंकि अब हम IPv6 तो अभी यूज करनी नहीं है, तो हम ये वाले ऑप्शंस ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ देखो एक ऑप्शन आ रहा है टेनेंसी का। टेनेंसी में दो ऑप्शन है, एक डिफॉल्ट एक डेडिकेटेड। डिफरेंस क्या है, जो डेडिकेटेड वाला होता है ये आपको पेबल होता है, मतलब इसमें आपको पे करना पड़ेगा, बट बाय डिफॉल्ट वाले में आपको पे नहीं करना पड़ेगा। आप डिफॉल्ट वाले डेडिकेटेड पे जाके इन्फो पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा you can run instances in your VPC on a single tenant dedicated hardware. Select dedicated to ensure that instance launched in this VPC are dedicated tenancy instance regardless the tenancy attribute specified at launch. तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, खैर आपको इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, लेकिन सिंपली वे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर टेनेंसी आप डिफॉल्ट रखोगे तो यू विल नॉट गोना पे समथिंग, लेकिन आप उसको अगर डेडिकेटेड उसमें भेजोगे तो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है नेम वीपीसी, यहाँ पे हमने कर दिया क्रिएट वीपीसी। अब जैसे ही आपने वीपीसी क्रिएट किया, ये देखो एक आपका माई वीपीसी करके क्रिएट हो गया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरे स्टेप में हम करेंगे सबनेट क्रिएट। पहला स्टेप तो हो गया, हमने अपना वीपीसी क्रिएट किया। अब ये 4 स्टेप्स में आपका पूरा होगा। पहला हो गया हमारा वीपीसी क्रिएट, दूसरा हम चूज करेंगे सबनेट। सबनेट पे आप जाओगे, यहाँ देखो बाय डिफॉल्ट आपको 3 सबनेट दिख रहे हैं, एक अवेलेबिलिटी जोन A का, अवेलेबिलिटी जोन B का, अवेलेबिलिटी जोन C। ये आपके 3 अवेलेबिलिटी जोन थे, AP साउथ 1A, AP साउथ 1B, AP साउथ 1C। तो ये तीनों के बाय डिफॉल्ट है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम सबनेट एक क्रिएट करेंगे, दैट इज क्रिएट सबनेट VPC आईडी। इसमें वही VPC आईडी डालनी है जो आपने क्रिएट करी है, बाय डिफॉल्ट वाले में मत चले जाना। ये हमने क्रिएट किया है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसमें नीचे सबनेट सेटिंग्स में ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें पहला नाम हम डाल देते हैं। लेट्स सपोज इसमें नाम हम क्या डालें, न्यू सबनेट डाल देते हैं, न्यू VPC सबनेट, VPC सबनेट, ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन ये आप खुद भी स्पेसिफाई कर सकते हो, तो हम ले लेंगे 1B, ठीक है। CIDR ब्लॉक, अब इसकी मांगी है IPv4 की CIDR ब्लॉक, तो इसकी क्या होगी 10.0.0.0/24, ठीक है। ये हमारी हो गई CIDR सबनेट की। सबनेट कहाँ क्रिएट होता है, अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, और जो पहले हमने CIDR दी थी वो किसके लिए दी थी, रीजन के लिए। देयर इज अ डिफरेंस, तो इसको ध्यान रखना। इसको हम क्रिएट कर दिया। अब हमारा सबनेट भी क्रिएट हो गया, ठीक है। सबनेट क्रिएट करने के बाद अब हम तीसरा स्टेप जो उठाएंगे वो उठाएंगे इंटरनेट गेटवे, ठीक है। तो हम गए इंटरनेट गेटवे पे। अब इंटरनेट गेटवे पे हमने देखा कि ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट एक इंटरनेट गेटवे हमारा प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट अ इंटरनेट गेटवे। अब यहाँ पे हम अपना एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट करेंगे। नेम टैग में
आप डाल सकते हो यहाँ पे माई VPC-IG-W, ठीक है, ये भी डाल सकते हो आपको। और यहाँ पे नेट गेटवे हमने क्रिएट कर दिया। अभी जो स्टेट है इसकी डिटैच है, ठीक है। तो अभी हम अगर इसको अटैच करना चाहें तो क्या करेंगे, अटैच टू अ VPC, सेलेक्ट अ VPC, और हमारा जो VPC है उसमें हम इंटरनेट गेटवे अटैच कर देंगे। फिर ऑप्शन आएगा हमारा राउट टेबल्स, जो कि सबसे लास्ट में आएगा। अब राउट टेबल की आप बात करो तो यहाँ पे देखो 2 राउट टेबल्स आपकी दे रखी हैं, जिसमें से एक आपकी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई है माई VPC वाली, ठीक है। आप अगर नीचे जाओगे तो नीचे आप देख सकते हो ये आपकी मेन राउट टेबल है जो कि यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। अगर हम राउट्स में देखें तो ये हमने राउट अपना बनाया था 10.0.0.0/16 का। फिर हम क्या करेंगे, इसमें सबनेट का एसोसिएशन करेंगे। जो सबनेट हमने बनाया था उसको हम एसोसिएट करेंगे। एडिट सबनेट एसोसिएशन, इस पे गए, न्यू VPC वाले पे क्लिक किया, सेव एसोसिएशन, यहाँ पे हमारा जो है एसोसिएट हो गया है। तो सबनेट यहाँ पे अभी तक अगर हम उसमें राउट टेबल में वापस जाएं, यहाँ पे देखें इसके अंदर और राउट्स में जाएं, तो अभी हमने अगर एडिट कर दें इस राउट को और हमने क्या किया, एक राउट ऐड किया। अगर इन केस नहीं भी करते हैं तो इसको अगर मान लो 0.0.0.0 कर दिया तो वो क्या होगा, हमारा जितना भी है इंटरनेट गेटवे पे सीधा सीधा चला जाए भाई। ये देखो ये हमारा आ गया और हमने इसको कर लिया सेव चेंजेस। तो ये सारा जो प्रोसेस था ये हमने किया है इंटरनेट गेटवे पे जाने के लिए। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया भाई कैसे किया मैंने ये, कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब अपना सर्वर लॉन्च करना है। सर्वर हमने लॉन्च किया, फ्री टियर में गए, फ्री टियर के बाद विंडोज सर्वर 2016 बेस में गए, सेलेक्ट किया, इसको नेक्स्ट किया। यहाँ पे देखो अब मैंने आपको एक बार बताया था VPC का ऑप्शन। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहे हैं, 2 ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो बाय डिफॉल्ट वाला VPC था जो कि AWS का अकाउंट क्रिएट होते ही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे माई VPC, ठीक है। माई VPC में सेलेक्ट करते ही यहाँ पे देखो AP साउथ 1B में ऑटोमेटिकली सबनेट क्रिएट हो गया है, जो सबनेट हमने दिया था, जो हमने वहां पे किया था। अब यहाँ पे देखो 251 IP एड्रेसेस अवेलेबल दिखा रहा है। इसका मतलब ये हो गया 255 थी, 4 उसमें से हट गई, एक यहाँ पे ऑटोमेटिकली असाइन हो गई, 251 स्टिल पेंडिंग। यहाँ पे हम कर सकते हैं। एक ऑप्शन है ऑटो असाइन पब्लिक IP, इसको चाहो तो आप इनेबल कर सकते हो, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। देन वी विल ऐड स्टोरेज, ऐड टैग्स, यहाँ पे हम टैग्स ऐड कर लेते हैं, नेम माई VPC कर लेते हैं, VPC, नेक्स्ट, इसको ऐसे रहने देते हैं, रिव्यू लॉन्च, लॉन्च यहाँ पे चूज एग्जिस्टिंग न्यू की पेयर VPC, डाउनलोड द की, लॉन्च इंस्टेंस। तो यहाँ पे हमारा इंस्टेंस जो है वो अब लॉन्च हो चुका है। यार हमने वहां पे वो डाउनलोड करी थी क्या की, उसका की नहीं बनाया ना शायद हमने। एनीबॉडी नोज इट, किसी ने ध्यान दिया था क्या? नो, यार किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। लेट्स डिलीट इट, इंस्टेड टर्मिनेट करते हैं इसको। दूसरा बनाते हैं, लॉन्च फ्री टियर 16 सेलेक्ट, नेक्स्ट VPC माई सबनेट ऑलरेडी है, इनेबल कर देते हैं, ऐड स्टोरेज, नेक्स्ट, टैग्स, नेम, नेक्स्ट करो,
I acknowledge. New instance. Let's just wait for this. मुझे पता नहीं है कि मैंने वो कहाँ फाइल करी है. Let's see. देखते हैं. तो यहाँ तक अभी किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तब तक होने दो इसको. पेंडिंग है, अभी दूसरे स्टेट में पहुंचेगा. तो अपने क्वेश्चंस पूछ लो. किसी को क्वेश्चन पूछना हो. आई नो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बीपीसी, लेकिन फिर भी आप लोग चाहते हो तो मैं इसको दोबारा भी पूरा रिवाइज करा दूंगा. लेकिन जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों को आ भी रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है. So and nobody is giving answer, तो I hope कि सबको समझ में आ रहा होगा. तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो यार. यही टाइम है, इसमें खाली शांत बैठने से कोई फायदा है नहीं. इफ यू वांट टू आस्क समथिंग तो आप पूछ सकते हो. दिबांग समझ में आ गया? आ रहा है थोड़ा, मतलब आ गया ऑलमोस्ट. हेलो. आ गया, मतलब आ रहा है और थोड़ा तो आ गया. ये देखो यहाँ पे मैंने पिंग किया ना जब 8.8.8.8 पे, तो यहाँ से पिंग हमारा चल गया है. दैट मीन्स कि जो भी बीपीसी हमने क्रिएट किया है अभी हमारा बीपीसी गूगल पे या फिर हमारी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उस पे पहुंच गया है.
ठीक है, तो ये था आज का टास्क। यहाँ पे अब आप देखो तो प्राइवेट आईपी अभी आपको दिखेगी जो हमने डिफाइन करी थी /16 वाला, उसमें से एक आईपी यहाँ उठा के दे दी है 10.0.0.243। और आपको अगर डिफरेंशिएट करना है कि कैसे ये इंटरनेट वाला आया है, तो अगर इंटरनेट वाले में आप वीपीसी पे वापस जाओगे और वीपीसी पे अगर आप राउट टेबल में जाके, जो हमारी राउट टेबल थी ये, इस पे सबनेट एसोसिएशन किया था, फिर हम रूट्स पे गए थे। रूट्स में देखो ये इंटरनेट गेटवे हमने लगाया था। अगर मान लो इसको मैं हटा दूं, यहाँ पे एडिट रूल्स करके इसको मैं रिमूव कर दूं, सेव चेंजेस कर दूं और वापस इस पे जाऊं, तो हमारा जो सर्वर है वो नहीं चल रहा है। ठीक है, रिकनेक्टिंग का ऑप्शन उसने दिखा दिया था। अब यहाँ से अगर आप वापस जाते हो EC2 पे, इंस्टेंस लॉन्च करते हो, यहाँ पे इफ यू ट्राइंग टू कनेक्ट दिस RDP, download, get password, browse, PM, decrypt, then come down, decrypt the password, पासवर्ड उठाया, नीचे से गए यहाँ पे कनेक्ट किया, रिमोट डेस्कटॉप पे गए, यहाँ पे देखो इनिशियल तो कर दिया है इसने डेस्कटॉप वाला, अगर आपको शो हो रहा हो, लेकिन ये कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने इंटरनेट गेटवे पे जाने के लिए उसको रास्ता ही नहीं दिया है। ठीक है, ये देखो रिमोट डेस्कटॉप कैन नॉट बी completed because the server is not enabled, computer is turned off, or remote computer is available not on the network। मीन्स हमने नेटवर्क ही नहीं दिया, और जब तक हम इंटरनेट गेटवे का नेटवर्क नहीं देंगे तब तक क्या होगा, हमारा नेटवर्क क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आज वाला जो हमने टॉपिक जो भी डिस्कस किया है थोड़ा ज्यादा हो गया है यहाँ पे, तो जाते टाइम पे इसको वीपीसी को यहाँ से टर्मिनेट भी कर देना, डिलीट वीपीसी। अच्छा, अभी ये अब रनिंग उसमें है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वीपीसी डैशबोर्ड, सर्विसेज में जाएंगे, EC2 पे जाएंगे, इंस्टेंसेस पे जाएंगे, इंस्टेंस सेलेक्ट करके इसको टर्मिनेट करेंगे। प्लीज गाइस ये स्टेप जरूर कर लेना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। इस पे गए, वीपीसी क्रिएट किया, वीपीसी पे गए, यहाँ एक्शन में आए, डिलीट किया, शटिंग डाउन आ रहा है यहाँ पे, अभी फिर ये आपका भी डिलीट हो जाएगा यहाँ से ऑटोमेटिकली। दिस पीपीसी का जो यू कंप्लीटेड फॉलोइंग एक्शंस, ये आपको करना पड़ेगा। यहाँ से जैसे आप शटिंग डाउन करोगे तो वो ऑटोमेटिकली अभी यूज में दिखा रहा है, जैसे ही आपका वहां पे शट डाउन होगा ये सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। सबनेट्स में आते हो, न्यू सबनेट बनाया था, एक्शंस, डिलीट सबनेट, यहाँ पे आप लिख दो डिलीट LET, यहाँ से आपका डिलीट हो गया। राउट टेबल इंटरनेट गेटवे पे आओ, माई गेटवे पे जाओ, यहाँ से एक्शन पे आए, डिटैच कर दो, डिटैच इंटरनेट गेटवे, डिटैच हो गया। फिर हम इंटरनेट गेटवे पे गए, एक्शन में गए, डिलीट कर दिया यहाँ से, यहाँ लिखना है आपको डिलीट अगेन, यहाँ पे आपने डिलीट इंटरनेट गेटवे कर दिया। राउट टेबल्स में गए, यहाँ की ये वाली राउट टेबल जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हुई थी उस पे गए, डिलीट कर दिया यहाँ से। राउट टेबल में कैन नॉट बी डिलीटेड फॉलोइंग राउट टेबल, दोज आर सेट इन द नॉन राउट टेबल्स। अच्छा, ये इसमें से तो बाय डिफॉल्ट वाली है, ये नहीं होगी जब तक हमारा EC2 इंस्टेंस वहां से डिलीट नहीं होगा। जैसे ही हमारा EC2 इंस्टेंस डिलीट होगा, दिस विल ऑटोमेटिकली, ये देखो लिखा है विल बी डिलीटेड, विल बी डिलीटेड, अब ये आराम से अपनी डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे कंफर्म करने के लिए डिलीट लिख दो, ये हो गया आपका डिलीटिंग वीपीसी, हो गया खत्म। सर्विसेज में जाओ, EC2 पे जाओ, ठीक है, इस पे गए, यहाँ देखा हमने की पेयर है, की पेयर पे गए, की पेयर उठाया, एक्शन पे गए, डिलीट कर दिया, यहाँ पे भी DLET। तो ये आपके दिमाग में सारा होना चाहिए, इसको तुरंत हमें सारा डिलीट करना है। 2 इंस्टेंसेस हैं, दोनों टर्मिनेटेड है, तो डोंट वरी अबाउट इट। सिक्योरिटी ग्रुप्स, एवरीथिंग इज डन।
Is it necessary or recommended to use VPC while launching a server? No. देखो VPC का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक कंपनी के लिए एक पर्टिकुलर नेटवर्क देना है जिसमें आप सारे रिसोर्सेज यूज कर सको, सर्वर, राउटर, स्विच, एडिशनल स्टोरेजेस, एवरीथिंग, मतलब आपका एक फिजिकल सर्वर की तरह ही वहां भी काम करेगा, लेकिन उनका जो है नेटवर्क अलग होगा। कोई बाहर वाला बंदा आके उनके नेटवर्क पे इंटरफेयर नहीं कर सकता है, तो वहां पे हम VPC यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं खुली छूट है कि नहीं हमको आप सिर्फ EC2 लॉन्च करके दे दो, तो आपको वहां VPC की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा गाइज, ये तो हो गया आज का। किसी को कुछ कहना है? इफ somebody wants to say something? चलो, शायद नहीं कहना है किसी को, शायद आज वाला थोड़ा हेक्टिक ही हो गया।